तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले दिन साइंस के मॉडल पेपर को देख रहे थे और साइंस के मॉडल पेपर में कुल 80 प्रश्न होते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जिस प्रकार से बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है, साइंस के मॉडल पेपर में 80 प्रश्न है। तो पिछले दिन हम आपको 1 से लेकर के 40 तक प्रश्न उत्तर बता दिए थे। आज हम लोग 41 से लेकर के 80 तक के सारे प्रश्न का सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। तो बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर के आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, ताकि आपको सारा चीज, सारा क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट या कमेंट में बताते चलिएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो हम आपको बताए हैं कि फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है R बराबर 2f। 41 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक R बराबर 2f होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि निर्गत किरण और अविलंब दोनों के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। 42 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, बताइए। 43 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक डायऑप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी अगर है तो उसका क्षमता भी एक डायऑप्टर ही होगा। ध्यान रखिएगा, 43 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक, 80 नंबर क्वेश्चन तक। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। जिस प्रकार से आज इंटर का एग्जाम हुआ हम देख रहे थे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बस नॉर्मल क्वेश्चन ही है। आप लोग भी चिंता मत करिए, आप लोग में भी नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, बताइए। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो हम आपको बताए हैं कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। और अगर अधिकतम दूरी पूछा जाए तो अधिकतम दूरी अनंत होता है। न्यूनतम पूछा जा रहा है तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आज इंटर के एग्जाम में पूछा था कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कौन से दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। 10th वाला क्वेश्चन 12th में पूछा था कि दूर दृष्टि दोष का निवारण के लिए कौन लेंस का उपयोग करेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो बताइए आप लोग 45 नंबर की किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। 45 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, बताइए। उसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा करके पूछ रहा है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो ऊपर ही हम आपको बताएं कि निकट में अवतल और दूर में उत्तल, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस हो जाएगा। 46 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन बताइए, एक बोल्ट कहलाता है, बताइए। यह वाला क्वेश्चन भी इंटर में पूछा गया था। यह वाला क्वेश्चन एक बोल्ट कहलाता है, यह वाला क्वेश्चन भी आज के इंटर के एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में पूछा गया था। काफी आसान क्वेश्चन। तो बताइए एक बोल्ट क्या कहलाता है, एक बोल्ट कितने के बराबर कहलाता है। 47 नंबर क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को पता है, काफी आसान क्वेश्चन है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम्ब होता है। 47 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। काफी आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं बोर्ड में, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बस आप लोग बिंदास होकर के पढ़ते रहिए। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, काफी आसान क्वेश्चन। बताइए अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बताइए। 48 नंबर क्वेश्चन, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, बताइए। इसमें से कौन सा पद है चारों ऑप्शन में जो कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। 49 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह निरूपित करता है, वी निरूपित करता है, वी स्क्वायर बटे आर करता है, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, 49 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 49 का बी नंबर ऑप्शन, विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है, आई आर स्क्वायर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, एक कूलाम किसके बराबर होता है, बताइए। एक कूलाम तुल्य होता है, किसके तुल्य होता है, एक कूलाम। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक कूलाम 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड के तुल्य होता है, यानी कि एक कूलाम 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड के बराबर होता है। 50 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन,
तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। बताइए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो हम आपको बताए हैं कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। जितने सारे भी फिजिक्स में मात्रक पढ़ने हैं सारे मात्रक आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। एक विद्युत यूनिट किसके के बराबर होता है, कितना के बराबर होता है? 52 नंबर क्वेश्चन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक विद्युत यूनिट बराबर होता है 1 kWh यानी कि 1 किलोवाट घंटा। 52 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। एक विद्युत यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। बताइए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इसमें से कौन सा है? कोयला है कि लकड़ी है कि गोबर गैस है कि ये सभी है? जीवाश्म ईंधन। 53 नंबर क्वेश्चन। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन हो जाएगा? लकड़ी नहीं होगा, गोबर गैस नहीं हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। 53 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोबर गैस एक प्रकार की है। बताइए गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? प्राकृतिक गैस है कि लकड़ी है कि चूल्हा है कि बायोगैस है? तो गोबर गैस को बायोगैस बोला जाता है, तो गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। 54 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा मत सोच लीजिए कि बहुत पहाड़ हमसे पूछा जाएगा, इतना हार्ड पूछा जाएगा कि हमें आएगा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो भी 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 50 आपको बनाना रहेगा। सभी लोग एकदम 100% बना करके आइएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन बताइए बायोगैस का उत्पाद होता है। बायोगैस का उत्पाद कौन होता है? बायोगैस का उत्पाद होता है यानी कि गोबर से होता है कि कोयला से कि लकड़ी से कि इनमें से किसी से नहीं। तो बायोगैस गोबर से बनाया जाता है, जिसको गोबर गैस भी बोलते हैं। तो 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन, बायोगैस का उत्पाद गोबर से होता है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यानी कि जब लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करेंगे तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? 56 नंबर क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि यदि हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो NO2 और O2 प्राप्त होगा। NO2 और O2 प्राप्त होता है लेड नाइट्रेट को गर्म करने से। 56 का डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सही है? ठीक है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सही है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2। आप सभी लोग जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आप सभी लोग जानते हैं। 57 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। Na2CO3 × 10H2O। चलिए अब 58 नंबर क्वेश्चन, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर गलत लिखा गया है। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए 58 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक होता है? बताइए गंधीय सूचक कौन होता है? गंधीय सूचक नहीं है पूछ रहा है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? वेनिला की, प्याज की, शकरकंद की, लौंग का तेल। तो ध्यान रखिएगा शकरकंद गंधीय सूचक नहीं होता है। 59 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो शकरकंद हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल किसको बोलते हैं? 60 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो ध्यान रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को द्विक्षारकीय अम्ल बोलते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। द्विक्षारकीय अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोटास एलम होते हैं। बताइए पोटास एलम होता है साधारण लवण होता है कि एक अम्लीय लवण होता है कि मिश्रित लवण होता है कि एक दिक् लवण होता है? 61 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है। बताइए पोटास एलम एक दिक् लवण होता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बताइए 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पोटास एलम एक द्विक लवण होता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल कौन है? प्रबल अम्ल कहने का मतलब शक्तिशाली अम्ल होता है कि निम्नलिखित में से शक्तिशाली अम्ल कौन होता है? 62 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा NaCl सोडियम क्लोराइड काफी प्रबल अम्ल होता है। 62 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? कौन है यहाँ पर चारों में से जो कि एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो ध्यान रखिएगा H3PO4। H3PO4 होता है जो कि एक से अधिक अम्लीय लवण बनाता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल में परिणत कर देता है। देखिए साफ तौर से पूछ रहा है कि कोई बिलियन है जो कि नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन करता है। हम आपको पहले भी बताए हैं कि यदि नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन करता है उसका pH मान 7 से कम होता है। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं।
और अगर लाल से नीला कर दे तो उसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नीले को लाल कर रहा है तो 7 से कम, यानी कि 7 से कम कौन है, 6 हो जाएगा। तो 64 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर दे रहा है तो उसका पीएच मान 6 हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या है, कितने सहसंयोजक बंधन है बताइए। एथेन का आणविक सूत्र आप लोग जानते हैं कि C2H6 होता है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है, 65 नंबर क्वेश्चन। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसमें 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं, एथेन में 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, सबसे कठोरतम तत्व कौन है बताइए, सबसे कठोरतम तत्व। तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत आसान है कि सबसे कठोरतम तत्व हीरा होता है, आप सभी लोगों को पता होगा सबसे कठोरतम तत्व कौन होता है, हीरा होता है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व कौन है। 67 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है, काफी महत्वपूर्ण है, बताइए 67 नंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए अक्रिय तत्व कौन है। हीलियम, हीलियम का संकेत क्या होता है, HI होता है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। तो हीलियम को अक्रिय तत्व माना जाता है, हीलियम को अक्रिय तत्व माना जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत करिएगा, फाइनल एकदम रिवीजन चल रहा है, बहुत कम समय बच गया है। बताइए मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 68 नंबर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं, मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं नीचे कमेंट में आपका आंसर आ जाना चाहिए तुरंत। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है, परमाणु आयतन पर हुआ है कि परमाणु घनत्व पर हुआ है कि परमाणु द्रव्यमान पर हुआ है कि परमाणु संख्या पर हुआ है। बताइए 69 नंबर क्वेश्चन। तो पहले भी हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण हुआ है, परमाणु संख्या पर, एटॉमिक नंबर पर ध्यान रखिएगा। 69 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 69 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बताइए। अमोनिया के एक अणु, सबसे पहले आप लोग अमोनिया का अणु सूत्र याद रखिएगा, उसके बाद ही नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर पाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, अमोनिया का अणु सूत्र होता है NH3। क्या होता है, NH3। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन के 3 परमाणु विद्यमान है और नाइट्रोजन के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यानी कि 1 लगा हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन के साथ 1 है और हाइड्रोजन के साथ 3 है। तो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 का सी नंबर ऑप्शन। अमोनिया का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुसूत्र होता है NH3। तो जाहिर सी बात है NH3 में नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, इंसुलिन की कमी से। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए 71 नंबर, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसको चीनिया रोग भी बोलते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। अब 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, बताइए। यहाँ पर प्रतिक्रिया नहीं प्रक्रिया होगा। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक है कि भौतिक है कि रासायनिक है कि प्राकृतिक है। बाष्पोत्सर्जन बताइए, 72 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, बाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है, बाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, बताइए पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है। काफी बार हम आपको बता चुके हैं 73 नंबर क्वेश्चन, तो बताइए कौन सा जवाब सही होगा। हम आपको बताए हैं कि साइटोकाइनिन पादप हार्मोन होता है, डी नंबर ऑप्शन में है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन होता है। 73 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, बताइए। दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, बताइए। 74 नंबर, तो ध्यान रखिएगा, उसको सिनेटिक दरार बोलते हैं, इसके या फिर उसको शॉर्ट में सिनेप्स भी बोला जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेटिक दरार या फिर सिनेप्स भी बोलते हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, 75 नंबर क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनी भी होता है, लेकिन शुक्र वाहिका मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। 75 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग शुक्र वाहिका नहीं होता है। 46 नंबर क्वेश्चन, बताइए कि पराग कोष में क्या होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, 1 लाख बार हम आपको बता चुके हैं कि पराग कोष में पराग कण होते हैं। 76 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, पराग कोष में पराग कण होते हैं। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन भी आपको हम बता चुके हैं। देखिए धीरे धीरे हम आपको सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिए हैं, सारे क्वेश्चन वहीं आपके सामने आएंगे जो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। इसलिए आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके आप प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे न छूटे। हम बार बार यही बात को दोहराते हैं कि
एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए, द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस नामक पुस्तक किसने लिखी? 77 नंबर। तो ध्यान रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस नामक पुस्तक डार्विन ने लिखा था। 77 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। डार्विन के द्वारा लिखा गया है द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। 78 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? काफी महत्वपूर्ण है भाई, बताइए। 78 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, 79 नंबर, निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? चलिए देख लेते हैं कि जलीय आहार श्रृंखला। जलीय आहार श्रृंखला कहने का मतलब कि एक दूसरे को खा जाता है, छोटा जीव बड़े जीव को खाता है, इसी प्रकार से कौन किसको खाता है? जलीय आहार श्रृंखला, उसी को बोला जाता है। तो बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा? 79 नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिए, घास, बकरी और शेर। घास बकरी खाती है और बकरी को शेर खाती है, लेकिन यह जलीय आहार श्रृंखला नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बी नंबर की बात करें तो शैवाल, जिसको काई बोलते हैं आप लोग बोलचाल की भाषा में, तो शैवाल हो जाता है। शैवाल को जलीय कीट खाता है और जलीय कीट को मछली खा जाता है। तो यह जलीय श्रृंखला लग रहा है, इसका मतलब कि बी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब चलिए 80 नंबर क्वेश्चन और सबसे फाइनल क्वेश्चन, निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता, उपभोक्ता कहने का मतलब जो किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का उपभोग करे। तो बताइए इसमें से कौन उपभोक्ता है? हरे पौधे उत्पादक होते हैं, न कि उपभोक्ता होते हैं। नीलहरित शैवाल भी नहीं होगा, फूल और पत्ते भी नहीं होगा। जंगली जानवर यहाँ पर उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा। 80 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जंगली जानवर उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। तो चलिए, आज का यही 80 क्वेश्चन था, जो कि साइंस के तीसरे मॉडल पेपर में था, समाप्त हो गया। इसके बाद 2 मॉडल सेट और बच गए हैं साइंस के, बारी बारी से वो भी हम आपको समाप्त कर देंगे। कहीं एक आध क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए, इस बात का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस 40 में से 400 क्वेश्चन का आंसर तो जरूर बताए होंगे। चलिए, आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताए हैं। और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को आज का यह क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजे से आप लोग क्लास किए होंगे। तो चलिए, अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो देर किस बात की, जल्दी से आप लोग लाइक बटन को दबा ही दीजिए। जल्दी से आप लोग लाइक बटन को दबाइए और जल्दी से शेयर बटन को भी दबा करके जितने सारे भी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण क्लास के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।